देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके क्वेश्चन देखेंगे और विथ एनालिसिस देखेंगे। यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसका एनालिसिस भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। तो वैसे तो आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पर एशिया है। अब एशिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम ये ले लेते हैं कलर, वाइट की जगह रेड ले लेते हैं हम। तो एशिया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब एशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। दुनिया में अगर हम बात करें भूमिगत एरिया की वाइज, यानी जो भूमि के मामले में, तो भूमिगत क्षेत्र का सबसे बड़ा महाद्वीप वो एशिया है। और एशिया में अगर हम बात करें, एशिया का जो क्षेत्रफल है वो 44,000 यानी 44,579,000 इतना वर्ग किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी का जो कुल क्षेत्र है उसका लगभग 30% है, वो एशिया कवर कर लेता है। और पृथ्वी की कुल सतह का, ये तो पहला है कि पृथ्वी का जो कुल भू क्षेत्र है, पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का 30% कवर कर लेता है। और पृथ्वी की जो कुल सतह है, कुल सतह में समुद्र की सतह भी आ जाती है, कुल सतह का 8.7% ये कवर कर लेता है। तो ये सतह है जिसमें समुद्र के नीचे वाली जमीन भी आ जाती है, और ये भू क्षेत्र है जिसमें समुद्र वाला एरिया शामिल नहीं है। तो भू क्षेत्र का, पृथ्वी पर जितना भी भू क्षेत्र है उसका 30% एरिया कवर करता है, और पृथ्वी की कुल सतह है उसका 8.7% एरिया कवर करता है। ये महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप, ये आकार और आबादी के अलावा भी यहाँ पर दुनिया के विशाल आबादी वाले क्षेत्रों में ये जाना जाता है। एशिया की अगर हम बात करें, एशिया का मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो एशिया के पूर्व में हमें मिलेगा प्रशांत महासागर। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो एशिया के पूर्व में हमें मिलेगा प्रशांत महासागर, और दक्षिण में हमें मिलेगा हिंद महासागर, और उत्तर में हमें मिलेगा अटलांटिका महासागर, जब भी एशिया की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। यहां पर किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो ये बिस्मिल्लाह खान थे। इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था अगस्त 1947 में, तो जश्न मनाने के लिए इन्होंने शहनाई बजाई थी। तो शहनाई वादक के रूप में हम बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी इन्होंने, और वह अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले व्यक्ति थे बिस्मिल्लाह खान। और यह घटना बड़ी क्यों थी? क्योंकि उसे इस दिन स्वतंत्रता यहाँ पर मिली थी, और हमें स्वतंत्रता यहाँ पर मिली थी, इसी दिन इन्होंने शहनाई बजाई थी जश्न के रूप में। इसलिए ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है। और खान का जो संगीत है, अगस्त 1947 को नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से गूंजा, और जिस दिन भारत ने 200 वर्ष पुराने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को देश के पहले गणतंत्र दिवस फोरम पर भी प्रदर्शन उन्होंने किया है। जो बिस्मिल्लाह खान है उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में प्रवेश करने वाले कई संगीतकारों में से वो एक बने हुए हैं। और बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने दुनिया को भारतीय शास्त्रीय संगीत की हवा से परिचित कराया, और उसके लिए उनका एक अद्वितीय स्थान हमारे जीवन में माना जाता है। अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खान की, इनका जो जन्म हुआ है ये बिहार में हुआ है, और बिहार में इनका जन्म हुआ है 21 मार्च 1916 को। और शहनाई की अगर बात करें, शहनाई इन्होंने बजाई थी तो उत्तर भारत की डबल बिम्ब शंक्वाकार जो ओबो होती है उसे हम शहनाई कहते हैं। और शहनाई जो है लकड़ी का बना होता है, और इसका उपकरण का जो तल है वो घंटी को छोड़ करके बाकी जो शहनाई है यहाँ पर लकड़ी का बना होता है, और इसकी लंबाई जो है 12 से 20
यानी कि 30 से 50 सेंटीमीटर को ये नापता है। और शरीर के साथ हम बात करें 6 से 8 महत्वपूर्ण कटलेट यहाँ पर छेद होते हैं शहनाई के अंदर। और अगर हम बात करें एक थे अली अली अहमद हुसैन खान है। तो अली बख्श हैं, अली बख्श जो हैं वो वाराणसी में विष्णु मंदिर के आधिकारिक शहनाई वादक हैं, अली बख्श। तो बाकी यहाँ पर ये सब गलत है, बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कचिपुड़ी जो नृत्य है भारत के कौन से राज्य से रिलेटेड है कचिपुड़ी? तो ये शास्त्रीय नृत्य है कचिपुड़ी। तो ये अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ये कचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब कचिपुड़ी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है कचिपुड़ी, और काफी हद तक 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू होते ही भक्ति आंदोलन का जब स्टार्टिंग हुआ था तब ये कचिपुड़ी जो नृत्य है ये भारत में आया था। जब भक्ति आंदोलन का परिणाम स्वरूप ये काफी प्रचलन में आया हुआ है। कचिपुड़ी का जो नाम है कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? एक गांव है कुचेलापुरम, कुचेलापुरम ये आंध्र प्रदेश में है। कुचेलापुरम इस गांव से इसका नाम लिया गया है, जहां इसे महान विद्वानों और कलाकारों के द्वारा पोषित किया गया था, जिन्होंने रंग पटल की सूची बनाई और नृत्य तकनीक को उन्होंने परिष्कृत किया है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 नृत्य रूपों को भारत के शास्त्रीय नृत्यों में स्वीकार किया गया है। जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है वो भारत के 8 ऐसे नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य में शामिल करती है। और शास्त्रीय नृत्य का नाट्य शास्त्र के साथ गहरा संबंध है, और शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति है वो नाट्य शास्त्र से हुई है, और शास्त्रीय नृत्य का नाटक जो शास्त्र है उससे बहुत गहरा संबंध है। जहाँ शास्त्रीय नृत्य रूपों में प्रत्येक की विशिष्टता का उल्लेख किया जाता है। स्रोत और विद्वानों के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं 8? एक है भरतनाट्यम, एक है कथक शास्त्रीय नृत्य है, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है ओडिसी, पांचवा है कथकली, कथकली भी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और छठा है सत्तिया। तो सत्तिया याद रखना है, शास्त्रीय नृत्य सत्तिया। एक है मणिपुरी, मणिपुरी जो है वो भी शास्त्रीय नृत्य है, और एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, ये हमें ध्यान रखना है। तो भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया है, जो 9वां शास्त्रीय नृत्य बनाते हैं। तो जो छऊ है, एक छऊ को भी यहाँ पर भारत का जो शास्त्रीय मंत्रालय है उसने छऊ को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, और इस तरीके से अब वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखें, एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जैसे मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, ये कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु में है। अब मीनाक्षी मंदिर के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। प्राचीन हिंदू मंदिर है ये, और तमिलनाडु के अगर हम बात करें मदुरई शहर में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई जो शहर है, और बेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? बेगई नदी। तो बेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है ये। और अगर हम बात करें, यह जो मंदिर है ये थ्रोक्तुमोतम उदय अतुल्ला नरियान मीनाक्षी यानी पार्वती का रूप है ये, और उनके पति शिव के रूप में सुंदेश्वर को ये समर्पित है। जो सुरेंद्रेश्वर है उसको ये समर्पित है, जिसमें पार्वती का रूप दिखाया गया है, भगवान शिव हैं और उनके पति के रूप में दिखाए गए हैं। और थ्रुक्तमोतम उदय अदुल्ले नचियार जो मीनाक्षी है उनको सुरेंद्रेश्वर को समर्पित किया गया है। और यह जो मंदिर है ये तमिल जो संगम साहित्य है उसमें उल्लेखित प्राचीन जो शहर मदुरई के केंद्र में स्थित है उनमें ये बताया गया है। जो तमिल संगम साहित्य हैं तमिलनाडु के, उनमें इनके बारे में बताया गया है, जिसमें मंदिर की देवी का उल्लेख 6ठी ईसा पूर्व के ग्रंथों में किया गया है।
और ये जो मंदिर है ये पांडल पेट्रा स्थलम से संबंधित है। ये मंदिर जो मदुरई का मंदिर है किससे संबंधित है? पाडल पेट्रा स्थलम, पाडल पेट्रा स्थलम। और पाडल पेट्रा जो स्थलम है 6वीं और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व सन के तमिल शैव नैनारों के छंदों में भगवान शिव के द्वारा पूजित 275 मंदिर हैं। अगर हम बात करें जैसे कि इसके बारे में बात करनी है हमें, सितंबर 2022 में किस अफ्रीकी देश ने चीतों को भारत से लाया गया है? अब चीते भारत में लाए गए हैं, लेकिन कौन से देश से भारत में लाए गए हैं? तो नामीबिया से हम भारत में चीते हैं लेकर के आए हैं। तो भारत और नामीबिया ने अफ्रीकी चीता को भारत में फिर से लाने के लिए बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत में चीता के पुनरुत्थान के एक भाग के रूप में नामीबिया से इनको आने वाले जो चीते हैं उनको लाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी जो है वो अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना से संबंधित व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो भी पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी हैं। आयातित अफ्रीकी चीते दशकों में भारत में घूमने वाले पहले ऐसे होंगे, लेकिन परियोजना के आलोचकों का कहना है कि बड़ी बिल्लियों के बिना मानवीय हस्तक्षेप के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद में अगर हम बात करें नामीबिया की, आधिकारिक तौर पर नामीबिया है वो गणराज्य जो है, नामीबिया गणराज्य है, दक्षिणी अफ्रीका में ये एक देश है और इसकी पश्चिमी सीमा है वो अटलांटिक महासागर से लगती है। नामीबिया की जो राजधानी है वो विंडहोक है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में 2022 में यहाँ पर हेज गिगोवी है। जनसंख्या नामीबिया की 25.4 लाख है 2020 में। और मुद्राएं जो है नामीबिया की नामीबियाई डॉलर है और दक्षिण अफ्रीकी रेड है। आधिकारिक भाषा जो है नामीबिया की वो अंग्रेजी है। और धर्म के मामले में नामीबिया में 2013 की जो जनगणना है उसमें 87.9% जो है वो ईसाई लोग हैं। अब हम बात करते हैं, वैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है। अब ओस्लो के बारे में क्या बताया गया है? पहले नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। राजधानी है नॉर्वे की, सबसे बड़ा शहर है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जिसे पहले यहाँ पर क्रिस्टियानिया और क्रिस्टानिया के नाम से जाना जाता था। ओस्लो की स्थापना 1050 वर्ष के दौरान राजा हेराल्ड हार्डराडे के द्वारा की गई थी और 1624 में यहाँ पर आग से मूल स्थान है नष्ट हो गया था। और नॉर्वे की जो राजधानी है देश के उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, जहाजरानी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। ओस्लो बंदरगाह देश में सबसे बड़ा है और यह देश दक्षिण पूर्वी हिस्से में ओस्लो फजार्ड के ऊपर स्थित है। ओस्लो का मूल जो स्तर है वो नदी के रूप में था। तो ओस्लो दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल है। अगर हम ओस्लो की बात करें, आकार की बात करें तो 454 वर्ग किलोमीटर आकार है इसका ओस्लो का। जनसंख्या की बात करें तो 2030 में 397 यानी कि 6,97,549 थी। और अगर हम बात करें जलवायु की, तो आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है। मुद्रा की बात करें तो वो नॉर्वेजियन क्रोनर है। और अगर हम बात करें बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है। बुखारेस्ट कहाँ की राजधानी है? रोमानिया की। और अगर हम बात करें डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। और अगर हम बात करें किंगस्टन जो है ये जमैका की राजधानी है। जमैका, तो किंगस्टन जमैका। बुखारेस्ट जो है वो यहाँ पर रोमानिया की राजधानी है, रोमानिया। और डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड की राजधानी। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सेनानिवृत्ति के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। और वे भारत के कौन से सीडीएस रहेंगे? तो जनरल अनिल चौहान जो हैं, अनिल चौहान रहा पे, और दूसरे जो है ये भारत के सीडीएस रहेंगे, क्योंकि अभी पोस्ट क्रिएट की गई है इसको, इसलिए दूसरे रहेंगे। पहले वाले हैं उनका अंतकाल हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेनानिवृत्त को यहाँ पर सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारत के दूसरे सीडीएस हैं। जनरल अनिल चौहान जो हैं पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएम और बीएसएम ने 30 सितंबर 2022 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर मनोज मुकुंद नरवाने जो है, मनोज मुकुंद नरवाने, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं थे। उन्होंने भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में काम किया है। और सीडीएस का पद भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से खाली है। और अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सैन्य प्रमुख होते हैं और भारत की सेना के मामले में भारत सरकार के एकल बिंदु सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वह भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसके द्वारा अध्यक्ष भी किए जाते हैं। सीडीएस के प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होते हैं। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार सीडीएस के पद सृजन का यहाँ पर सिफारिश की गई है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फ्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? फ्लेइंग इट माई वे यानी मैं अपने तरीके से अपने रास्ते चढ़ूंगा, वो है सचिन तेंदुलकर की। फ्लाइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ये क्या है? आत्मकथा है, फ्लाइंग इट माई वे। और 5 नवंबर 2014 को मुंबई में ये प्रकाशित की गई थी, फ्लाइंग इट माई वे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब लड़ा गया था? तो एक लड़ाई तो 1526 में हुई थी। तो 1526 में ही पहली लड़ाई हो गई थी क्या? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी के बीच में हुई थी और 1526 में हुई थी। इसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है। और पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य की आक्रमणकारी योजनाओं के बीच खड़ी हुई थी, जो उत्तर भारत में 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इसमें मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है यहाँ पर, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था मतलब। और बारूद और जमीनी तोपों से जुड़े शुरुआती युद्ध में से एक था, यानी बारूद और जमीनी जोड़ो जो तोप हैं उनसे जुड़े हुए शुरुआती युद्ध हैं, वो इससे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। अगर हम बात करें घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा जाता है। 1529 में आते हैं एक व्यक्ति, मुगल सम्राट के द्वारा मुगल भारत की विजय के लिए युद्ध छेड़ा गया था, घाघरा का युद्ध। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध और 1527 में खानवा का युद्ध होता है। 1526 में होता है पहला युद्ध, 1526 में पानीपत का, 1526 में पानीपत। और खतौली का युद्ध की बात करें हम, खतौली के युद्ध की बात करें, खतौली का जो युद्ध है 1518 में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था और इसमें मेवाड़ विजयी हुआ था। तो ये 1518 में जो हुआ था वो खतौली का युद्ध हुआ था। और 1519 में गागरोन का युद्ध होता है, एक खतौली का हो गया, एक गागरोन का होता है। तो गागरोन का जो होता है
गागरान का युद्ध 1519 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में हुआ था। और संघर्ष गागरान में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप सांगा की जीत हुई, जिसमें उसने महमूद को बंदी बना लिया और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के बाद बयाना का युद्ध है 1527 में। बाबर के लिए दुर्लभ झटका था। हालांकि इस जीत ने बाबर को दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण दे दिया, लेकिन कई अन्य गढ़ वाले स्थानों से उनके अधिकार को स्वीकार करने से इनकार यहाँ पर कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन है ये, किस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? तो यहाँ पर लघु संविधान किसको कहा जाता है? 76वें संविधान संशोधन को। तो लघु संविधान है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान पारित किया गया और इस मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाने का प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करता है और भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य बना करके यहाँ पर संक्षिप्त की मूल संरचना में परिवर्तन करता है। यह मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रावधान है, मौलिक अधिकारों को लागू करता है और भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना करके संविधान की मूल संरचना में परिवर्तित करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 31C और 368 के संशोधनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना के साथ उल्लंघन था। बाकी वीडियो है, बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कभी बाद में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।